नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और मेरे साथ हैं रोज की तरह इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। और देवेंद्र जी तो आज सुबह से लगातार टीवी पर बिजी हैं, खबर निकालनी थी सुबह सुबह से, बल्कि कल से ही इनके पास खबर थी, इन्होंने पता नहीं कब बताई, लेकिन कि क्या है नई टीम की रूपरेखा। बीजेपी की नई टीम आ गई है। बीजेपी की नई टीम का मतलब नए अध्यक्ष बने, दिसंबर में नाम आ गया नितिन नवीन का। तब से इंतजार चल रहा है कब इनकी नई टीम आएगी। फिर आ गया इलेक्शन बंगाल का, उसके बाद उस वे से टला, फिर आगे भी टलता रहा। अब फाइनली उनकी नई टीम आ गई। जब नई टीम आती है तो मतलब पार्टी के अंदर जिन लोगों से प्राइमरीली जो मोटी जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारियां जिनको देनी है, वो बदलाव कौन कौन से हुए हैं इसी पर नजर है। बाकी तो पूरा स्ट्रक्चर है और हर डिपार्टमेंट में बदलाव होता है। कोई अध्यक्ष आता है, किसी भी कंपनी में भी अगर कोई मान लीजिए सीईओ अपॉइंट होता है तो वो की पोजीशंस पर चाहता है कि भाई मेरे हिसाब से काम करने वाले लोग हैं। ऐसे ही जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही बीजेपी। लेकिन इसमें से जो मुख्य नाम है उनकी बात हम लोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस नई टीम के अंदर देवेंद्र, क्या वो जीत वाला दम जो है वो दिखाई देता है? आफ्टर ऑल पार्टी तो व्हीकल है, लक्ष्य तो चुनाव है ना, पावर में लाना पार्टी को। तो क्या वो इस नई टीम के अंदर जो लोग लाए गए हैं, जो कोर होगा बिल्कुल, उनका प्रूवन ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है, या उनमें ऐसा बड़ा कौन सा पोटेंशियल देखा पार्टी ने कि उनको वो जिम्मेदारियां दी? ये देवेंद्र आपको बताएंगे। नाम में लगातार बताता रहूंगा आपको, लेकिन पहले यही तय हो जाए ना, ये टीम तैयार हुई कैसे है, तो इसमें इतना वक्त क्यों लगाया बीजेपी ने? वक्त सौरभ इस लिहाज से कि जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, उसके बाद सामने बंगाल का चुनाव था, तो पार्टी को चुनाव पे फोकस करना था। ऐसे लोगों को भी जिम्मेदारी दी गई थी जो कि ज़रूरी नहीं था कि नई टीम में होते ही नहीं। मान लीजिए कि उस समय टीम बन जाती है और ऑलरेडी जिम्मेदारी आपने दे रखी है, फिर क्या करते आप वहाँ पर? तो वो प्रायोरिटी में था नहीं, तो पार्टी ने पूरा फोकस, पूरी ऊर्जा अपनी चुनाव पर लगाए रखी। चुनाव के बाद फिर थोड़ा मंथन होना था, पूरे देश के हिसाब से फीडबैक लेना था। तो लगभग 50 से 60 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए और उन 60 नामों के आधार पर, अच्छा वो नाम ऐसे भी नहीं हो सकते थे जो आपके एकदम नए नाम हो। ऐसा तो नहीं हो सकता था ना कि ज़िले से उठा के किसी को सीधे या बाहर से किसी को ला के सीधे कुछ बना दो। तो वहाँ पर अलग अलग रोल के हिसाब से कौन कौन से पार्टी संगठन में लोग जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, काम कर रहे हैं, उस तरह का कौन सा है। इतनी बड़ी पार्टी है, हाँ, और पोजीशन कितनी है? 65। और उसमें इतनी बड़ी पार्टी में इतना बड़ा राज्य है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मिले। तो लगभग सौरभ 23 राज्य और यूटी, उसका रिप्रेजेंटेशन इसमें है। कमाल है, 65 नामों में 23 राज्य और यूटी मिला दे। हाँ, तो उतना है उस समय। उसके बाद अगर आप कम्युनिटी के हिसाब से देखिए, महिलाएं जैसे आपको 12 दिख जाएंगी, एससी कम्युनिटी के 4 दिखेंगे, पता चलेगा अलग अलग राज्य से हैं, एसटी के दिखेंगे, प्रोफेशनल्स दिखेंगे। तो एक बैलेंस, ओवरऑल बैलेंस बनाने के लिए आपको ज़रूरी था कि सारी चीज़ों पर एक मंथन हो। उस मंथन की बीजेपी में क्या रहता है कि एक प्रक्रिया रहती है। जैसे इस लिस्ट के आने से पहले सौरभ कई मैराथन बैठकें हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे अपना उनका फीडबैक। आप बताएं, इससे पहले मैं एक विजन बताता हूं। आम लोगों के मन में ये लगता है कि इस वक्त किसी कहना कि किसी की टीम सब बेमानी है, मोदी और अमित शाह जो चाहते हैं वो होगा पार्टी में, ऐसा आम धारणा है। अब बताइए, आप कह रहे हैं कि जो प्रोसेस है। देखिए, इसमें कोई भ्रम एक तो ये नहीं होना चाहिए कि मोदी और अमित शाह जो चाहेंगे वो नहीं होगा, ये भ्रम नहीं होना चाहिए। अगर वो जो चाह दें वो होगा ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि पहली बात तो ये कि सब चीज़ वो खुद ही चाहें, ठीक, ये होता नहीं। और सब चीज़ वो खुद चाहने लगे हर चीज़ में, तो फिर वो होगा भी नहीं। ठीक है, बारीक बात बोले। तो उसमें आपको सबको अगर साथ लेके चलना है, सबके ऊर्जा की आपको ज़रूरत है, तो आपको एकोमोडेट भी करना है। बीजेपी उस संगठन पर चलती है। जैसे इस टीम में ही अगर इसी टीम का उदाहरण लेके देखें तो हो सकता है कि कई नाम ऐसे होंगे जिनको गृहमंत्री अमित शाह को लगेगा कि नहीं, इससे फिट तो ये था, ठीक, उनकी नज़र में, लेकिन वो आराम से एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि उनको पता है कि अच्छा वहाँ से ये फीडबैक ज़्यादा बेहतर था, तो चलो उनके फीडबैक। एडमेंट नहीं होता कोई, एडमेंट कोई नहीं होता बड़े नेता के हिसाब से भी। दूसरा, पीएम जिस पोजीशन में बैठे हैं उस पोजीशन में ऐसी चीज़ों में अपने पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर तो वो आते ही नहीं करते। लेकिन ये तो ह्यूमन इंटरेस्ट है ना, हर आदमी चाहता है अपनी पसंद का आदमी होना। उस जैसे प्रधानमंत्री के स्तर पर तो ये भूल जाइए, बिल्कुल भी नहीं। वो तो एकदम आपकी उनकी अपनी पसंद और नापसंद इसी बात से होती है कि आप में कितनी योग्यता है, कितनी अयोग्यता है। अच्छा, पार्टी के लिहाज से कितना उपयोगी है, पार्टी के लिहाज से कितना अनुपयोगी है, देश के लिहाज से कितना उपयोगी है, देश के लिहाज से कितना अनुपयोगी है, विचारधारा के लिहाज से कितना उपयोगी है, विचारधारा सिंगल पैरामीटर है, सिंगल पैरामीटर। इसके अलावा कोई भी चीज़ उनको प्रभावित नहीं कर सकती। अमित भाई के स्तर पर ये होगा कि चलो इज माई मैन, मेरा आदमी है, मैं इसको हौसला देता हूँ, इसको आगे बढ़ाता हूँ। पीएम के स्तर पर ये नहीं होता है। चलिए ठीक है।
उनको जो चाहिए, अगर आप में काबिलियत है, आप उनके लिए उपयोगी हैं, नहीं है तो क्या मैकेनिज्म है इस? तो अलग अलग लोग, जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना फीडबैक तैयार कर रहे हैं, जैसे बैठक होगी तो हम अपनी तरीके से बात रखेंगे। संगठन महामंत्री वो अपना फीडबैक तैयार कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के पास ऑलरेडी अपना हर फीडबैक रहता है, हर राज्य में हर चीज़ें उनके पास रहती हैं। जेपी नड्डा जी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं। तो ये सब अपना अपना लेके फीडबैक वहाँ पे बैठे हैं। जैसे मान लीजिए हुआ कि महामंत्री कौन कौन होना चाहिए, किस राज्य से होना चाहिए, अच्छा उस राज्य से ये होना चाहिए, तो दूसरा व्यक्ति बोला कि नहीं वहाँ ये भी एक बेहतर ऑप्शन है। ठीक, फिर दोनों की खूबी खामियों पे बातचीत चल रही है। युवा मोर्चा का अध्यक्ष किससे होना चाहिए, तो मान लीजिए कि नाम आया कि गुजरात से होना चाहिए। जो हमें जानकारी मिली, बीजेपी संगठन महामंत्री एक दूसरा चॉइस वो दे रहे थे उत्तर प्रदेश से। तीसरा एक और भी चॉइस था कि कहीं दूसरे राज्य से। बट कोई कोर यूनिट तो होगा ना जिसके पास सारे नाम आते होंगे, जो शॉर्टलिस्ट करता होगा, वो लोग कौन नहीं, यही तीनों चारों लोग, जैसे अलग अलग लेवल पे ये सारे नाम इन्होंने लिए। संगठन महामंत्री के अपने हिसाब से अपना फीडबैक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के हिसाब से अपना फीडबैक है, नड्डा जी का अपना फीडबैक है, गृह मंत्री अमित शाह जी का अपना फीडबैक है। ये जब चार साथ बैठे तो वहां पर फिर सलाह मशविरा का दौर शुरू हुआ। तो वही चार नाम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन है वो? पार्टी अध्यक्ष, संगठन मतलब महामंत्री और नड्डा जी और गृह मंत्री अमित शाह और गृह मंत्री। ठीक, तो ये चार वहाँ पे बैठे और उसमें अलग अलग रोल पर सब पे चर्चा हुई। मान लीजिए एक ने किसी की खूबी बताई, हो सकता है दूसरा ये कह दे कि नहीं उसमें ये खामी है और उससे बेहतर नाम ये है। फाइनल शॉर्टलिस्टिंग ये करते हैं इन्होंने, ये पूरा लगभग करके और फिर प्राइम मिनिस्टर के सामने वो रखा गया। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर का अपना फीडबैक का सब सिस्टम है। प्राइम मिनिस्टर मोटे तौर पे एक लाइन दे देते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो उम्र है, अब ऐसे में जो एवरेज एज होना चाहिए वो भी 50 के इर्द गिर्द रहे तो ज़्यादा बेहतर है उस टीम की। तो उसके इर्द गिर्द उस पैरामीटर में ये लोग खोजेंगे। फिर पीएम ने ये बता दिया, मान लीजिए कि नए चेहरे ऐसे होने चाहिए, मिक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब नया कर दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सारे पुराने रिपीट हो। तो ये मोटे तौर पर पीएम सिद्धांत के तौर पर जो बातें कह के, और कोई एक बार में नहीं हो गया होगा, कई बैठक भेजा गया होगा, वापस आया होगा, चार 5-5 बैठक हुई, 5-5 घंटे की बैठक होती थी उन सारे नामों के बाद। इसलिए इन सारी चीज़ों में आरएसएस कहाँ आता है इस पूरी कंसल्टेटिव? आरएसएस आता है कि आरएसएस, हाँ एकदम आरएसएस का रोल रहता है। और आरएसएस के जो पॉलिटिकल अफेयर्स जो देखते हैं, जैसे अरुण कुमार, तो वो लगातार सलाह मशवरा उनके पास। जैसे मान लीजिए कि BL संतोष जी गए, वहाँ से आया कि ये एक अच्छा नाम है इस राज्य से, कार्यकर्ताओं के भीतर से आवाज़ आ रही है या स्वयंसेवकों के अंदर से ये आवाज़ आ रही है, वहाँ से कुछ नाम आ गया। हर स्टेज में आरएसएस इन्वॉल्व रहेगा, हर स्टेज इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, और फाइनल यस और नो में भी उसकी राय होगी? नहीं, उसमें क्योंकि काम मुख्यतः ये बीजेपी को ही करना है। अच्छा। उनका ओपिनियन ले लिया गया और आरएसएस वाले भी बहुत लाइकिंग डिसलाइकिंग स्ट्रॉन्ग नहीं देते अनलेस अनटिल उनके पास वैसा रीजन ना हो। तो जैसे आरएसएस के हिसाब से बात करें तो इसमें से कई चेहरे ऐसे होंगे जिनको आरएसएस बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, नहीं करता है। एक व्यक्ति तो इतने प्रमुख है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, उनको आरएसएस देखना नहीं चाहता, जो इसमें है, जो आरएसएस से आए हैं और नहीं आरएसएस से नहीं है। अच्छा, ठीक है, और महत्वपूर्ण रोल में है। और आरएसएस का एक व्यक्ति आपको उनका प्रशंसक नहीं मिलेगा, और वो भी आरएसएस को एक तरह से लिटरली ठेंगे पे रखते हैं। मतलब आरएसएस एडवाइजरी रोल में है इसमें, और प्राइमरी एक्सरसाइज बीजेपी की है। हाँ। और बीजेपी के पास पूरी स्वतंत्रता है कि आप ही तय कर लीजिए। हमसे पूछ लिया आपने, हमने अपनी राय दे दी। हाँ, बाकी आपका इस तरह का होना चाहिए। हाँ, ऐसे होना चाहिए। बाकी टीम आपको चलानी है, पार्टी आपको चलानी है, आप अपना फैसला करें। अच्छा, तो जो कई लोगों को ऐसा लगता होगा ना साहब, पेरेंट बॉडी तो आरएसएस है, तो आरएसएस ही सब कुछ तय करेगी, जैसे मैंने बताया ना कि ऐसे नाम भी हैं जिनको आरएसएस पसंद नहीं करती हो प्रमुख। एक चीज ये जो है वो और क्लियर हो गई है। अब ये बड़ी बात है ना, आप सोचिए जो शुरुआत में हम कह रहे थे, इतनी बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है वाकई में, और करोड़ों कार्यकर्ता, और 65 नाम उसमें से कुल जो है जमा आपको करने हैं। 65 नाम उसमें से 53 नाम नए लाए गए, 12 नाम पुराने हैं। ठीक है, तो अब इन 53 नामों पर आ जाते हैं। पहले तो इसमें सर देखें कि 18 सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा के। उसमें आपको ये भी देखेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हैं विप्लव देव, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कोषाध्यक्ष वर्तमान केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। हाँ। तो एक बुके, बड़ा बुके है ये। और इसमें जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, और उसके बाद महामंत्री, फिर उपाध्यक्ष, और उसके बाद सचिव। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के हिसाब से, गरिमा के हिसाब से देखें तो अध्यक्ष के बाद उनका नाम आ जाता है। लेकिन पावर, ताकत के हिसाब से देखें और पार्टी को कौन चलाते हैं, तो उसके हिसाब से पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, इंक्लूडिंग मतलब संगठन महामंत्री और बाकी जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं। संगठन महामंत्री भी राष्ट्रीय महामंत्री ही होते हैं। हाँ। राष्ट्रीय महामंत्री ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो सबसे पावरफुल पोस्ट है। डेजिग्नेशन बराबर ही है। हाँ, महामंत्री है सारे, महामंत्री सारे हैं, लेकिन क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के हैं तो उनका किसी भी राज्य में
सबसे ज़्यादा दखल रहेगा, उनका रोल कहीं भी और हर सब जगह, हर जगह। ठीक है। तो अब उसके बाद एक कोर आ जाता है ये महामंत्रियों वाला। तो मैं जो आपसे मैं चुनाव की बात स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूं, जैसे अभी 2027 में कितने 7 राज्यों में चुनाव होने, अभी पहले साइकिल में फरवरी अप्रैल वाली साइकिल के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, हिमाचल और ये 5, और दिसंबर वाली साइकिल में गुजरात और इंपॉर्टेंट है उसमें गुजरात, मणिपुर। तो ये पहले 5 की बात कर लेते हैं। ये अब ये स्पेसिफिकली हम अगर राजनीति चुनावी चश्मे से देखना है तो महामंत्रियों में ही ढूंढें कि इन्हीं को चार्ज मिलेगा ना। राज्य के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इन महामंत्रियों को राज्यों की जिम्मेदारी दी जाएगी, साथ ही साथ जो चुनाव प्रभारी बनाए जाते हैं उसमें सरकार के मंत्री भी होते हैं, उसमें सरकार के मंत्री भी होते हैं, हाँ ठीक है। लेकिन संगठन से तो यही मेन संगठन प्रभारी तो अब ये कौन लोग हैं? ये 8 हैं, ये 8 महामंत्री हैं। तो अब राज्यों से आप देखिए, जैसे विनोद तावड़े महाराष्ट्र से आते हैं, विनोद तावड़े के पास क्या क्या, विनोद तावड़े और सुनील बंसल रिपीट हुए हैं इसमें, बहुत हैवी वेट, क्योंकि ये महामंत्री चलते आ रहे हैं पीछे से, तो उनको अपनी टीम में रखा है नितिन नवीन जी ने। हमें सोर्सेज से ये जानकारी मिली थी सौरभ की राष्ट्रीय अध्यक्ष की शायद राय ये थी कि पूरी टीम एकदम नहीं होनी चाहिए, ये 2 भी नहीं होने चाहिए। अब पूरी टीम नहीं होनी चाहिए तो स्वाभाविक तौर पे पूरी टीम में तो फिर इनका भी नाम आ जाएगा। लेकिन बड़ी खबर ऐसे छोटे से इसमें देते हैं ना नहीं, मतलब पूरा वो नयापन चाह रहे थे, लेकिन ये संभव ही नहीं था कि सुनील बंसल और विनोद तावड़े जैसे व्यक्ति को आप टीम में वो ना रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर जितनी जिम्मेदारी रहती है और जैसा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड उनका है। सुनील बंसल के केस में अगर आप देखें सौरभ, तो उनको विधायक नहीं बनना, सांसद नहीं बनना, केंद्र में मंत्री नहीं बनना, कहीं सरकार में मंत्री नहीं बनना, सब उनको कुछ करना ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं। वो सांसद बनाते हैं, उसको राज्यसभा भेजो, उसको यहाँ भेजो, उसका बंगाल की प्रभारी, बंगाल के प्रभारी हुई थे। पूरे चुनाव में एक तस्वीर आई सुनील बंसल की, एक, और वो भी सेकंड राउंड की वोटिंग होने के बाद रेडी पटरी पर एक जगह, मतलब रास्ते की फुटपाथ की दुकान पर चाय पीते हुए, एक तस्वीर आई थी बस। और वो भी वो लेके चले गए कार्यकर्ता, उनको कोई नेम फेम प्रचार इस सबसे कोई मतलब नहीं, और रात दिन संगठन का व्यक्ति, काम करना और काम लेना दोनों आता है उनको, एक एक बूथ की ताकत, हमारी कमजोरी क्या है, हमारी ताकत क्या है, कैसे हमको लोगों से काम लेना है, कार्यकर्ताओं को कैसे इन्वॉल्व करना है। मतलब यूपी से इनका नाम बड़ा बना था। यूपी में सौरभ जिस प्रकार के उन्होंने काम किया, जैसे गृहमंत्री अमित शाह सारी चीज़ें करते थे, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह तब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उनकी जिम्मेदारी तो पूरे देश की थी संगठन की। यूपी में सुनील बंसल उसको ग्राउंड पे उतारते थे, लगातार मेहनत करना, अच्छा वो कंटिन्यूअस मेहनत करते हैं कैंप करके, तो आना ही आना था, मतलब उसमें कोई सवाल ही नहीं था कि सुनील बंसल अपना ये पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। नितिन नवीन के नजरिए से आप सोचिए, क्योंकि देवेंद्र जी ये बात कह रहे हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि भाई, अच्छा वो भी बहुत यंग आदमी है, 45-46 साल उम्र है, और ये दोनों नाम जो है उम्र में भी और अनुभव में भी उनसे बहुत सीनियर हैं, तो कई बार ये होता है मन में कि भाई चलो मैं हर आदमी को आप उसी कमांड के साथ नहीं उसके साथ ऑपरेट कर सकते हैं, खास तौर पर तब जैसे अगर आपके बड़े बनने से पहले वो व्यक्ति बहुत बड़ा रहा हो और आपके जैसे कई लोगों को लगातार वो हैंडल करता रहा हो, तो वो एक स्वाभाविक सी चीज़ होती है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। और तो वो नयापन लाने के उद्देश्य से वो था। दूसरा, विनोद तावड़े की भी अगर आप बात करें तो हैवी वेट महामंत्री, बिहार में थे इंचार्ज, अभी बिहार में वो इंचार्ज थे, यूपी में हैं संगठन के, और बिहार का रिजल्ट सबने देखा, महाराष्ट्र से वो यहाँ पर दिल्ली ला ही गए हैं राष्ट्रीय राजनीति के लिए, तो वो तो एक ही कंडीशन में वो नहीं होते कि अगर वो केंद्र में मंत्री बन रहे होते तो, ठीक है, अन्यथा ये 2 नाम तो हाँ। और बाकी जो नाम ड्रॉप किए गए, वो ड्रॉप करने वाले नाम में सौरभ एक भी नाम आपको ऐसा नजर नहीं आएगा जो कि शॉकिंग नजर आए कि ये कैसे ड्रॉप हो गया। दुष्यंत गौतम, जैसे दुष्यंत गौतम, अरुण सिंह के हिसाब से अगर आप बात करें तो तकरीबन 12 साल से थे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक व्यक्ति एक पद पर हमेशा के लिए बना रहे। 12 साल बहुत अमित शाह जी की टीम में वो थे। अरुण जी को तो ज्यादातर हम सब ने जो है वो हेडक्वार्टर के कार्यक्रम कराते ही देखा। ना, वो अलग अलग राज्यों में बहुत प्रभारी रहे हैं। जैसे उड़ीसा में सौरभ पहली बार उन्हीं के प्रभारी रहते हुए लोकल बॉडी में बीजेपी ने उतना अच्छा करना शुरू किया था। जब उड़ीसा को लेकर बीजेपी को उम्मीद बढ़नी शुरू हुई, तब अरुण सिंह प्रभारी थे, अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। कर्नाटक के प्रभारी रहे हैं, राजस्थान के प्रभारी रहे हैं, लद्दाख में प्रभारी रहे हैं, लंबा उनका कार्यक्रम रहा है। कार्यालय प्रभारी क्योंकि थे, महामंत्री रहते हुए दिखते वहां ज्यादा थे, तो इस लिहाज से उस कार्यक्रम में आपको दिखते थे जिसमें नोटिस होता था, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। लेकिन 12 साल का समय बहुत लंबा होता है, एकदम से माना जा रहा था कि। और कौन कौन हटा है महामंत्री से? अब इसके अलावा जैसे तरुण चुग राष्ट्रीय महामंत्री थे। अब कुछ दिन पहले तक ये समझा जा रहा था कि रिपीट होने वालों में तीसरा नाम वो भी रहेगा, लेकिन फिर कुछ कहानी हो गई, उस कहानी की चर्चा करना ठीक नहीं है। तो उसके बाद से इनको ये रखा गया कि
ऑफिस का मुख्यालय प्रभारी बना दिया गया। ओके, महामंत्री नहीं, महामंत्री नहीं है, लेकिन इनके पास सोल जिम्मा यही होगा। इनके पास सिर्फ सोल जिम्मा ये है कि मुख्यालय के ये प्रभारी रहेंगे, उनके साथ एक मंत्री मुख्यालय मंत्री। अब इनके बाद जो नाम आया है वो है, सबसे चर्चित नाम है स्मृति ईरानी जी का। स्मृति ईरानी ने 5 मंत्रालय संभाले हैं पिछले 12 साल में, अलग अलग वक्त में उन्होंने HRD मिनिस्टर रह चुकी हैं वो, टेक्सटाइल मिनिस्टर वो रह चुकी हैं, अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री वो रह चुकी हैं, 3 महीने के बाद महिला बाल विकास मंत्रालय वो रह चुकी हैं, और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, ये मतलब 5 बड़े सेंसिटिव और बड़े मंत्री मंत्रालय। उस समय से सौरभ, जब बीजेपी महिला मोर्चा की वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं, उनके महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए वो बीजेपी की महिला मोर्चा की टीम के कार्यक्रम ऐसे होते थे, लगता था कि मेन बॉडी तो यही है। इतने वाइब्रेंट उन्होंने कर दिया था। वो महंगाई वगैरह को लेकर, आपको ध्यान होगा ही कैसे प्रोटेस्ट करती थी, सिलेंडर वगैरह को लेके, करंट क्रिएट करना। मुझे याद है उस समय मैं भी गया था उनके साथ एक दिन स्टोरी करने की, 500 रुपये लेके स्मृति जी निकली और एक झोला लेकर, और सब्जी मंडी में घूम के देखा गया कि भाई 500 रुपये में क्या आता है झोले में। इस तरह से महंगाई उस समय बढ़ी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें वो ग्राउंड पर रखकर, स्ट्रीट पर उतरकर फाइट करने उनको आता है। अमेठी कम लोग होते हैं जिनका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है, वो जहां खड़े हो जाए ना, एकदम एकदम वो इम्पैक्ट है स्मृति ईरानी। और दूसरी सौरभ राहुल गांधी को हराना पूरा, दूसरी खासियत क्या है मैं आपको बताऊं कि अमेरिका के जैसे टाइम मैगजीन के एक बहुत बड़ी अधिकारी लेडी थी वो, उनके साथ जब बैठ के, उनके वो दोस्त हैं, उनके साथ जब वो बैठ कर बात कर रही थी तो वो उसी अंदाज में, उसी लेवल पर, उसी प्लेटफॉर्म पर बात करेंगी और उनको भी वैसे ही डोमिनेट करेंगी। और दूसरी तरफ अमेठी की कोई गरीब महिला से अगर उनको बात करना हो, जो सड़क के किनारे कोई रेहड़ी लगा रही हो या कुछ हो, कोई स्ट्रगलिंग वुमेन अगर हो, तो उनके साथ भी उसी अंदाज में वो मिक्स हो जाती हैं। उनको अंदाज में दिक्कत ही नहीं होती है स्विच होने में कि आप हमको जिस लेवल पर आप हमसे इंटरेक्शन चाहें उस लेवल पर वो करती हैं। दूसरा, कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रहता है क्योंकि बहुत स्ट्रगल करके आई हुई हैं और अपनी योग्यता पे उनको पूरा भरोसा रहता है। जैसे वक्ता के तौर पे सौरभ आप देखें, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, जिस तरह का लाइन लगा दी। हाँ, और कार्यकर्ताओं के साथ सौरभ कनेक्ट ऐसा, और लोगों के साथ की पूछिए मत। बंगाल में ममता बनर्जी पे लगातार अटैक वो करती थी स्पीच में बंगाली भाषा में। कनेक्ट और डेडिकेशन का तो एक उदाहरण ये है, मेरी उनसे बहुत मुलाकातें नहीं है, लेकिन जो इतना मैंने देखा उनको टीवी पे, कांग्रेस में प्रियंका गांधी, तो आप जब ऊपर से गिनती करेंगे तो टॉप 5 में ही आएंगी ना। प्रियंका गांधी को यूपी का चार्ज दिया गया। प्रियंका गांधी ने वहाँ एक घर देख लिया अपने लिए लखनऊ में, और घर की रंगाई पुताई भी हो गई। तो ये हुआ कि अब प्रियंका गांधी यहीं रहेंगी। नतीजा आया, कांग्रेस पार्टी की आई, वही 2 सीट आई, कितनी सीट आई। उसके बाद वो रंगा पुता घर रह गया। प्रियंका जी उस घर में कभी नहीं रही, उनका वापस दिल्ली बेस हो गया चुनाव हारने के बाद। स्मृति ईरानी ने अमेठी में घर बनाया, घर का वो गृह प्रवेश वगैरह सब जो होता है वो पूरी तरह सब अखबारों वगैरह में उस वक्त पूरा छपा, वो वहां रहने लगी। और मेरे ख्याल से आज भी वो वहाँ की एकदम पता वहीं का है, वैसे ही है, वहीं का है, और वैसे ही जाकर करती हैं। और उस चुनाव में सौरभ स्मृति ईरानी हारी नहीं थी, कांग्रेस ने नहीं हराया था। ज़्यादा अगर आप ये कहें कि वहाँ के जो स्थानीय स्तर की जो राजनीति थी ना बीजेपी वालों की, उसने उनको हरा दिया था, क्योंकि उनको ये लगा कि फिर से ये जीत जाएंगी तो हमारे लिए तो भविष्य का पूरा रास्ता ही बंद, तो फिर हमारा क्या होगा। दूसरा, कनेक्ट की बात सौरभ जो मैं बता रहा था, जैसे आज चंद्रबाबू नायडू से कुछ कम्युनिकेट करना हो बीजेपी के नेताओं में, तो बीजेपी के बड़े नेताओं का कम्युनिकेशन उतना इफेक्टिव नहीं होगा। स्मृति ईरानी अगर कुछ कहें टीडीपी के साथ तो फट से, अच्छा, उनका वो जो राजनीतिक स्किल है ना, वो जिससे कम्युनिकेट करें वो फटाक होता है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आपने उनको चैलेंज किया तो फिर वो हेड ऑन लेने में रत्ती भर वो कमी नहीं करती। जैसे अमेठी जब उनको भेजा गया सौरभ, उनको कोई वो चाहती तो मना कर सकती थी। राहुल गांधी के गढ़ में, कांग्रेस के गढ़ में भेजा जाना यहाँ से चुनाव में, और तुरंत उन्होंने लिया कि हाँ ठीक है, मेहनत किया। और पहले ही चुनाव में आपने देखा कि एकदम नज़दीक ला दिए थे। और तय मानिए कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं रही होती यूपी में तब, तो अमेठी का रिजल्ट कुछ और 2014 में ही रहा होता। नहीं, बिल्कुल रहा होता भाई। समाजवादी पार्टी कैंडिडेट नहीं देती है कांग्रेस के गांधी परिवार के खिलाफ ना, और स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन इससे कितनी लीड मिल जाती है। बिल्कुल, और स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत डिस्टर्ब किया था समाजवादी पार्टी की सरकार। लेकिन पार्टी में उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी पहली बार मिली है। हाँ, मतलब राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पे आप देखें तो निश्चित तौर पे, क्योंकि उसके बाद तो जैसे 14 में सरकार आ गई तो लगातार सरकार में अथॉरिटी आती है, पद से अथॉरिटी भी तो आती है।
उसमें समझा सकता सौरभ कि, लेकिन वो आप मोटे तौर पर आप देखें तो उनकी क्षमता का इस्तेमाल करना पार्टी की भी उतनी ही मजबूरी है। भाई वो पार्टी को सब कुछ समझती है, संघ के साथ भी उनके रिश्ते बड़े। मुझे बताइए, इनमें से अभी यूपी का चार्ज विनोद तावड़े जी के पास है, उन्हीं के पास रहने जा रहा है, वो भी अभी प्रभार दोबारा बटेंगे? नहीं, प्रभार दोबारा बटेंगे, लेकिन जो पूरी संभावना रहेगी सौरभ, उसमें विनोद तावड़े की ही संभावना मुझे सबसे प्रखर नजर आ रही है। आती भी यूपी से ही है। आमतौर पे जिस स्टेट से आप होते हैं वहाँ का प्रभार नहीं दिया जाता बीजेपी में। अच्छा, तो उनको कहीं और कहीं दिया जाएगा। कैसे कैसे डिसाइड करती है पार्टी कि इस स्टेट में इसको लगाओ? देखिए जैसे भाई क्योंकि हमारे यहाँ तो ये भी प्रॉब्लम, लैंग्वेज भी तो एक प्रॉब्लम होती है ना। अब विनोद तावड़े जी को या किसी और को मान लीजिए, कितने कौन कौन से नाम है इसके अंदर, किसी को पंजाब दे दिया, हरीश द्विवेदी जी को पंजाब दे दिया, अब इतनी ठेठ पंजाबी नहीं समझ में आ रही है, अब क्या करेंगे? आमतौर पर जैसे एक कोशिश ये की जाती है कि पहली बात तो आप ये देखें कि जिस राज्य में भेजा जा रहा है उसमें रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक, कार्यकर्ताओं के लिहाज से। जैसे प्रभारी का काम क्या होता है कि आपको वहाँ जो संगठन काम कर रहा है उसको लुब्रिकेट करना है, स्मूथ करना है, और इफेक्टिव वे में ज़्यादा वो बेहतर तरीके से काम कर सकें। हमेशा प्रभारी के बारे में सौरभ बीजेपी संगठन का ये रिक्वायरमेंट रहता है, जो कई बार जिसका उल्लंघन होता है, कि कहा यह जाता है कि पार्टी में प्रभारी को वहाँ पर संबंधित राज्य में किसी भी विषय पर एक पार्टी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा, ठीक है। मतलब आपका एक ओपिनियन नहीं हो जाना चाहिए, पर्सनल ओपिनियन। बेहतर प्रभारी वो जो लोग संगठन को चला रहे हैं वहाँ पे उस राज्य में, उनके भीतर बेहतर समन्वय करा के काम करा दे। अथॉरिटी होती है प्रभारी के पास फैसले लेने की बहुत ज़्यादा, वहीं पर वो ऑन कर सकता है फैसला तुरंत। और उसको पूछना नहीं ऊपर नहीं, और दिल्ली में भी फीडबैक जो आएगा वो उन्हीं को फीडबैक देना होता है कि हाँ ये हमने किया, क्रूशल काम है। हाँ, और यहाँ सवाल आएगा, अगर जैसे मान लीजिए स्टेट वालों ने कोई शिकायत की, सवाल आएगा, लेकिन प्रभारी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है। तो अब सुनील बंसल जी और विनोद तावड़े जी को तो अब जो रोल मिलेगा बड़ा ही मिलेगा। हाँ, तो विनोद तावड़े लगभग तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी विनोद तावड़े जी के पास ही रहनी चाहिए, और पहले से ही वो वहाँ पे लगे हुए हैं और उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। और सुनील बंसल जी के हिसाब से आप देखें तो पहले एक बार यूपी में काम कर चुके हैं, हालांकि इफेक्टिव सबसे ज़्यादा सुनील बंसल होंगे क्योंकि उनके टिप्स पे है यूपी का एक एक बूथ। अच्छा, लेकिन बाद में क्या हुआ कि सरकार आने के बाद सरकार के साथ विनोद इनके सुनील बंसल जी को लेकर थोड़ी टकराहट शुरू हो गई। तो उस लिहाज से एक बार जब वहाँ से निकल गया तो वो खुद भी अब नहीं जाना चाहेंगे वहाँ पर, लेकिन वहाँ के कैंडिडेट सिलेक्शन वगैरह और बहुत सारी चीज़ों में उनका फीडबैक बहुत मायने रखता है। भाई ऐसे अगर देखें तो क्योंकि सुनील बंसल जी ने हमेशा चैलेंजिंग काम किया है और पॉजिटिव रिजल्ट के साथ, यूपी, बंगाल, तो ऐसे तो पंजाब बनता है उनके लिए कि भाई सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण तो पंजाब है ना बीजेपी के लिए। अगर अभी इन जहाँ बीजेपी की संभावनाएं हो सकती हैं उसमें चुनौतीपूर्ण के हिसाब से अगर देखिए तो इसमें कोई दोहरा नहीं कि पंजाब के बारे में जहाँ बीजेपी सोचती है कि हमारी सरकार आ जाए तो बड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन वो सुनील बंसल जी के लिहाज से मतलब अभी क्लियर नहीं है कि वहाँ पे उनको पार्टी भेजेगी या नहीं भेजेगी। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए तेलंगाना में जैसे वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हो सकता है कि अभी चुनाव तक के लिहाज से लगा दिया जाए, हालांकि ये समय कम है। हम सोच रहे हैं ना विधानसभा चुनाव, ये तो 29 और उससे भी आगे की टीम है ना, तो वो तो लंबे बिल्कुल दूर का सोच करके सब काम किया गया है। विप्लव कुमार देव एक बड़े साइलेंट परफॉर्मर हैं, एक तो बोलते भी बड़े ऐसे हैं, मृदुभाषी हैं और डिसेंट, बहुत वेरी वेरी डिसेंट। और लोग जब ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने थे तो लोग थोड़े हैरान भी थे, कहाँ से लाए भी इतना लंबा चौड़ा आदमी और कभी देखा नहीं इससे पहले। और लेकिन उसके बाद पता लगा मुख्यमंत्री रहे, हटा दिए गए मुख्यमंत्री से, लेकिन फिर लगा कि जब हटाया जाता है मुख्यमंत्री से किसी को तो यही माना जाता है ना भी कोई नेगेटिव बात होगी तभी हटाया गया। अब वो जो वजह रही हो, लेकिन बात रातों रात हटा दिया, रातों रात हटाया गया, लेकिन पार्टी में अकोमोडेट किया गया, अहम जिम्मेदारियां दी गई और वो आदमी प्रूव किया उस आदमी ने, नॉर्थ ईस्ट का आदमी। और सौरभ वहाँ जाने से पहले मध्य प्रदेश के एक सांसद हैं, उनके ये सहयोगी पीए हुआ करते थे, ठीक, मध्य प्रदेश के सांसद के, मध्य प्रदेश के सांसद है गणेश सिंह, त्रिपुरा के ही है ना। हाँ, और संगठन में नहीं होता कि संगठन में तो किसी भी राज्य के एमपी के साथ कोई भी कार्यकर्ता कहीं का भी लगा दिया जाता है, सिर्फ वो अपने चॉइस से नहीं रखते, संगठन भी लगाता है लोगों को। तो इनको ये थे गणेश सिंह, वहाँ के सांसद हैं मध्य प्रदेश के, गणेश सिंह जी के ये पीए थे। उसके बाद अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जब त्रिपुरा का चुनाव होना था तो अमित शाह जी एक बार गए त्रिपुरा, तो वहाँ पर एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करने सौरभ 6 या 7 लोग आए थे, इंक्लूडिंग प्रदेश अध्यक्ष, मतलब संख्या 6 या 7 की थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2014 में केंद्र में सरकार बनने के बाद 2016 वाला में गए थे, और वहाँ पर जब एयरपोर्ट पे उतरे तो बस एक बुजुर्ग से व्यक्ति थे जो प्रदेश के अध्यक्ष थे, बाकी 6-7 लोग। और वहाँ फिर अमित भाई ने तुरंत ये कहा कि एक दफ्तर आप लोग लीजिए,
ऐसे ऐसे काम तब कीजिए। तो दफ्तर तब भी नहीं था ढंग कुछ का। नहीं, ऐसे ही एक छोटे से कमरे में कुछ चल रहा था। उस सबकी दफ्तर के स्टाफ की सैलरी होनी चाहिए, ये वो इस तरह से करके वो व्यवस्था करके आया। जब दिल्ली आया तो उन्होंने कहना शुरू किया कि मुझे त्रिपुरा का कोई लड़का दो जो दिखने में अच्छा हो, बोलता अच्छा हो, लंबा चौड़ा हो, थोड़ा लीडर टाइप हो। बहुत तलाश किया गया सौरभ, उस तरह कोई नाम बीजेपी में दिख नहीं रहा था। त्रिपुरा में बीजेपी का क्या ही है। फिर बाद में उनको एक बताया गया कि एक लड़का तो है, लेकिन वो थोड़ा लंबे समय से त्रिपुरा से आ गया है दिल्ली, यहाँ पे एक सांसद के सहयोगी के तौर पर है। पहले भी रीता जी थी, उनके साथ ही रह चुके थे विप्लव जी, लेकिन वो लंबे समय से यहाँ से रह चुका है। तो अमित भाई ने कहा कि हैं तो त्रिपुरा के, बताया गया कि हाँ त्रिपुरा के हैं। इनको बुलाया गया और बुला के उनको बोला गया कि चलो आप त्रिपुरा निकलो, अच्छा, आप त्रिपुरा जाओ संगठन में, आपको वहाँ काम करना है। वो गए सर। अब बाद में फिर वो 2-3 दिन बाद आके मिले और उन्होंने ये कहा कि अगर मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ तो जाहिर तौर पर उनका उस समय का एक रुतबा था कि भाई सांसद के साथ हुई है। तो वहाँ पर जाने के बाद पार्टी संगठन में कुछ कार्यालय मंत्री या इस तरह की अगर जिम्मेदारी मिले तो बेहतर रहेगा। अमित भाई हंसे, बोले कि तुम जाओ तो सही है। और उसके बाद जाने के बाद उन्होंने सीधे उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अच्छा, और उनको ये टास्क दिया गया कि आप खूब घूमना शुरू करो। और वो खूब घूमना शुरू किया। कैंपेन दिखने में अच्छे, बोलने में अच्छे, बिहेवियर बहुत ही अच्छा, हार्ड वर्किंग आदमी है। बहुत हार्ड वर्किंग है और एकदम डिसेंट सा, लोगों से अच्छे से मिलना आता है। मतलब उसमें कभी भी बदतमीजी, अहंकार, मुख्यमंत्री थे तो, मुख्यमंत्री नहीं थे तो, और अभी भी एक ही जैसा आपको दिखेगा। अभी क्या देखते हैं? अभी जैसे हरियाणा के प्रभारी हो रहे हैं, हरियाणा वाला चुनाव करवाया, हरियाणा वाला चुनाव कराया सौरभ। ठीक है। तो और हरियाणा चुनाव सौरभ ऐसा वैसा नहीं कराया। मैं बार बार इस बात को मेंशन करता हूँ कि हरियाणा में चुनिंदे बीजेपी के लोग थे जो चुनाव से पहले, चुनाव के दरमियान, चुनाव के बाद इस बात को कह रहे थे कि हमारी सरकार बन रही है और 47-48 सीटें आएंगी, क्योंकि ग्राउंड पे फीडबैक लेने का तरीका उनका अच्छा है। एक पंजाब की बात की, संदीप पाठक जो आम आदमी पार्टी से आए हैं, जो 7 सांसदों वालों में जो लिस्ट में जो थे आम आदमी पार्टी के, उनको राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। और ये भी आम आदमी पार्टी खड़ा करने वाले लोगों में इनकी गिनती होती है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के बाद ये पार्टी को का तंत्र बनाने वाले लोगों में से क्या है। और टेक्नोक्रेट हैं, आईटीएन हैं, और एक तरह से आप कहें कि आम आदमी पार्टी के बैकबोन ये थे। डाटा मैनेजमेंट, बीजेपी जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ जो फंक्शनिंग है, अमित शाह की जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, सीधे सीधे उससे मैच करते हुए ये थे। और इनका आना आप कह सकते हैं सौरभ की एक बड़ा कैच था बीजेपी के लिहाज से, कि अगर ये बीजेपी के फंक्शनिंग के साथ अपने आप को ट्यून कर लिए। जैसे बीजेपी में क्या है ना, बीजेपी का संगठन आपको पहले तपाता है और आपको उसमें तपना होगा। जैसे मान लीजिए विप्लव जी को हटाया गया मुख्यमंत्री से, ठीक, और उसके बाद वो नाराज हो जाते, हाँ, तो क्या होता? तो कोई फ्यूचर नहीं रहता। आज क्या है? तो वो बीजेपी के संगठन को आपको समझना होगा। अगर संदीप पाठक सौरभ समझ गए तो दोनों एक दूसरे के लिहाज से बहुत लंबा जाएंगे। पंजाब की, क्योंकि हम यूपी की हमने बात की, पंजाब की बात कर रहे हैं, तो एक सरदार मनप्रीत सिंह बादल, इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये भी एक सौम्य चेहरा है और पंजाब में तो लोगों की, जितने लोग हों उतनों की ज़रूरत है। तो ये अकाली दल से आए, अकाली दल में, सॉरी अकाली दल में थे, हाँ, पहले कांग्रेस में रहे थे, बाद में अकाली दल थे, फिर यहाँ आए। और सौरभ और बीजेपी अपनी टीम में दोनों बैलेंस रख रही है। जैसे खांटी संगठन के जो लोग हैं, ज़्यादातर लंबे समय से काम करते रहे, उन लोगों को तरजीह दिया गया, प्राथमिकता दी गई है। लेकिन अगर बाहर से भी कोई टैलेंट आया है तो उसको आप रखिए। क्या अनिल अंटनी रिपीट हुए, रोहन गुप्ता कांग्रेस से आए थे, उनको रखा गया। संदीप पाठक कुछ महीने पहले आए थे, उनको रखा गया। अब एक नाम, क्योंकि हम चुनावी राज्यों की बात कर रहे हैं, तो अनिल बलूनी जी का, उत्तराखंड से आते हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, ये मीडिया संयोजक हैं, काफ़ी अरसे से मीडिया देखते हैं, मतलब नेशनल मीडिया पूरा यही देखते हैं। तो अभी भी उनको उनकी पद पर जो है बरकरार रखा गया। इनके नीचे परिवर्तन हो गया, नीचे वाले लोग जो है बदल गए, मतलब उनकी इंपॉर्टेंस पार्टी में वहीं की वहीं। हाँ, मीडिया संयोजक के काम के हिसाब से सौरभ आप देखें तो उसमें काम ये रहता है कि आज क्या इशू चल रहा है मीडिया में, हमारा उस पर क्या स्टैंड होना चाहिए, हमें बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, अगर बोलना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए तो किस नेता से करना चाहिए, आज डिबेट जो होगा उस डिबेट में किस चैनल के, किस डिबेट में किस नेता को भेजना चाहिए, ये सारी जिम्मेदारी कम्युनिकेशन रिलेटेड इनकी रहती है। और जो कुछ चल रहा होता है उसको आप टॉप लीडर को बताओ भी। जैसे मान लीजिए अचानक कोई बड़ी घटना होगी या कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा बयान आ गया, तो तुरंत इनकी जिम्मेदारी रहेगी कि टॉप लीडर्स को, टॉप लीडर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष या गृहमंत्री अमित शाह जी या पीएम क्या बताएंगे कि इस तरह का इशू आ गया, सीधा डायरेक्शन लेंगे, सीधा, हाँ, कि ये इशू आ गया है, ऐसा ऐसा है। मान लीजिए वहाँ से कह दिया गया कि चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, तो ये अपना डिसाइड करके करा देंगे। वहाँ से ये कह दिया गया कि इस व्यक्ति से करा दो, तो फिर ये उस व्यक्ति को फ़ोन करेंगे कि आइए पार्टी का ऐसे ऐसे है। तो ये काम मुख्यतः होता है, जो कि आप समझ सकते हैं कि आज के कम्युनिकेशन के दौर में ये कितना इंपॉर्टेंट काम है। इलेक्शन के लिए तो मतलब जितनी इंपॉर्टेंस कहें उतनी कम है ना कम्युनिकेशन की।
मेन स्ट्रीम, ये सब मेन स्ट्रीम मीडिया वाले लोग हैं, साथ ही सोशल मीडिया की टीम में IT सेल जिसको कहा गया बीजेपी का, उसमें परिवर्तन कर दिया गया। सोशल मीडिया संयोजक अमित मालवीय की जगह दीपक महास्के। आज के ज़माने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वेरी वेरी क्रूशल, सोशल मीडिया पर प्रेजेंस बना के रखना। और लोग कहते हैं बीजेपी पिछड़ गई इस गेम में कांग्रेस से पिछले दिनों में। और इसमें डबल चीज़ है सौरभ। पहली बात तो ये कि वहाँ पर आप अपनी अच्छी बातें को फैलाना, प्रचार प्रसार करना उसका। दूसरा, अपने ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, जो खराब बातें अपने बारे में कही जा रही है, उसका तुरंत काउंटर करना है। जैसे मान लीजिए AI ने इसको और इतना ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया है, फॉरेन एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट उसने इसको और इतना ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया है। जैसे विदेश में बैठा हुआ एक व्यक्ति वहाँ से 4 मिनट का एक वीडियो, 5 मिनट का एक वीडियो, 7 मिनट का वीडियो एक खास नैरेटिव सोच के डाल देगा, और वो वीडियो पता चला कि यहाँ सर्कुलेट करने लगा, तो आपकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए, मतलब दूसरे पक्ष के हिसाब से। बीजेपी के संदर्भ में कांग्रेस ने अगर किया, कांग्रेस का इकोसिस्टम ने किया तो आप करो, और आपने किया तो कांग्रेस के हिसाब से करें, तो उसको तुरंत आप काउंटर कीजिए, ज़्यादा इफेक्टिव वे में काउंटर कीजिए। तो वो एक बड़ा चैलेंज है बीजेपी के हिसाब से। अगर आप देखें तो एक्स पोस्ट पर बीजेपी आप कह सकते हैं कि ज़्यादा आगे है बाकी दलों की तुलना में। एक्स पर ट्विटर पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, इस पर बीजेपी मार खाती है, बीजेपी पीछे है। अच्छा, क्योंकि वहाँ पर वैसे लोग हैं जो कि ज़्यादातर उनमें से हैं जो बीजेपी पर अटैक करते हैं, और वहाँ बीजेपी को डिफेंस करने वाले बहुत लोग नहीं हैं। उसकी एक वजह सौरभ ये भी है कि नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया, तो नरेंद्र मोदी की ताकत हुआ करती थी, तो वो जो 2014 में उनकी ताकत बहुत ज़्यादा नज़र आने लगी ना सौरभ, उसके पीछे बड़ी वजह ये थी कि बहुत सारे वॉलंटियर टाइप लोग जो टेक्नोक्रेट हैं, कहीं बैठे हुए हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया ये सोच के कि देश के लिए अच्छा आदमी है, हम इसके लिए कुछ करना है। शुरू में जिस तरीके से वो कंट्रीब्यूट करते रहे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे स्वाभाविक तौर पे उनका उत्साह कम हो गया, ख़त्म हो गया, कुछ उनको निराशा भी हुई होगी, जो कुछ भी वजह रही। चाहता भी है मुझे कुछ मिले भाई, हाँ, कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों लगा हुआ हूँ, इस तरीके से। और बीजेपी उस सिस्टम को ठीक तरीके से चैनलाइज नहीं कर पाई। बीजेपी सोशल मीडिया के हिसाब से आप कहें तो उसकी सबसे बड़ी हार वही थी। अब फाइनली ये मुझे ये बताइए, क्योंकि आप देश में जितने लोग बीजेपी को समझते हैं, जानते हैं, उन चुनिंदा लोगों में, बेहतरीन लोगों में देवेंद्र पराशर जी हैं, आपके हिसाब से ये बैटल रेडी बीजेपी दिखती है? हाँ सौरभ, जैसे राष्ट्रीय महामंत्री के हिसाब से अगर आप देखें तो मैं नहीं मानता कि इससे बेहतर ऑप्शन उनके पास था और इससे बेहतर नामों का वो चयन कर सकते थे। आम लोगों के हिसाब से बहुत चीज़ें आप सोच सकते हैं कि अरे इनको क्यों नहीं बना दिया गया। इस मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर आपको समझाऊं कि अनुराग ठाकुर जी भी तो सिर्फ सांसद हैं, उनको क्यों नहीं बना दिया गया। अनुराग ठाकुर का कद इन सब चीज़ों से अब उनका स्टेटस ज़्यादा बड़ा हो चुका है। जिस नितिन नवीन जी की टीम के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं युवा मोर्चा के, नितिन जी उनकी टीम में थे, अब फिर उसी टीम में आकर उनके नीचे काम करना, क्या ये अनुराग ठाकुर जी के लिए आसान होता और क्या संगठन के लिए फिर आसान होता? क्या उसकी ज़रूरत थी? अनुराग ठाकुर की जहाँ उपयोगिता है पार्टी उसका इस्तेमाल कर रही है, आगे जहाँ और ज़्यादा बड़ी उपयोगिता रहेगी वो करेगी। ठीक है। और ये उदाहरण के तौर पे सिर्फ मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसे कई सारे नाम जो कि लोग समझ सकते हैं कि हाँ इनको भेज देना चाहिए, लेकिन जो जिम्मेदारी है इस टीम के सौरभ, वो जिम्मेदारी ये है कि सरकार के कामकाज को बेहतर तरीके से संगठन के द्वारा नीचे तक पहुंचाने के लिए आप रात दिन मेहनत करें, संगठन का विस्तार करें, आपको फेस नहीं बनना है। ठीक, तो मतलब देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, ये हर चीज़ में कहा जा सकता है, मगर क्वाइट गुड। हाँ, मतलब राष्ट्रीय महामंत्री में तो मुझे एकदम से ऐसा नहीं लगा कि कोई सौरभ ठीक है उस तरह की कोई चीज़ हो या किसी नाम पे सरप्राइज हो कि इस व्यक्ति में पोटेंशियल नहीं है, कैसे आ गया, ऐसा नाम नहीं है। चलिए, तो इस पर तो अभी क्योंकि भी प्रभार वगैरह दिए जाएंगे, जिम्मेदारियां लोगों को दी जाएंगी, तो अभी बात करने के लिए और बहुत कुछ है आएगा। और फिर इसका अगला कदम है कि मोदी जी के मंत्रिमंडल में विस्तार, वो कब होगा, इस पर आगे बात करेंगे। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। भारत की खबर देख रहे थे आप, आज इतना ही।